नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मेरा नाम है प्रेमपाल सिंह और आप जुड़ चुके हैं हमारे साथ यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। देखिए, सिक्स्थ क्लास की जो ज्योग्राफी के चैप्टर्स हैं एनसीईआरटी के, वो हमने डिस्कस किए हैं। तो ये जो क्लास है, ये ऐसे क्वेश्चन जो है हमेशा नहीं आते सीटेट में, बहुत कम पूछे जाएंगे। लेकिन ये क्लास आपकी, इस क्लास का जो मकसद है वो ये है कि जो आपने सिक्स्थ क्लास के एनसीईआरटी के चैप्टर रीड किए हैं, पढ़े हैं, तैयार किए हैं, क्या उनकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको है या नहीं? क्या बेसिक चीजें भी आपको याद हैं या नहीं, या भूल गए हो? ठीक है, तो आप कह सकते हो ये डिफिकल्टी लेवल में लेवल 1 है, और पेपर जो सीटेट का आता है वो लेवल 2 का आता है, यानी कि इससे टफ क्वेश्चन आते हैं। तो पहले ये इस क्लास में हम बेसिक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जिससे आप किस चीज का टेस्ट कर पाओगे कि आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, बेसिक समझ है, बेसिक चीजों की क्या ज्ञान है जो एनसीईआरटी में पढ़ा है आपने। तो इन सवालों का अगर आप जवाब दे पा रहे हैं तो बेसिक नॉलेज क्लियर है आपकी, और फिर हमें स्टेटमेंट वाले और रीजन वाले, एसर्शन रीजन वाले, वो क्वेश्चन हमने करने हैं अगली क्लास में, है ना। तो बेसिक क्वेश्चन, इसमें से कोई भी क्वेश्चन आपको ऐसा नहीं होना चाहिए जो आपको नहीं आता है अगर आपने 6 क्लास की ज्योग्राफी पढ़ी है। ठीक है, पीडीएफ आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल में, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। आंसर मैंने यहाँ दे रखे हैं। पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहते हैं? पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहते हैं? तो भैया, पृथ्वी को नीला ग्रह सिर्फ इसलिए कहते हैं कि पृथ्वी पे लगभग 71% पानी है। कितना? 71% पानी है। ठीक है, तो पृथ्वी पर पानी ही पानी है, तो ऊपर से ये जो ग्रह है वो नीला नजर आता है, ब्लू नजर आता है, इसलिए अर्थ को ब्लू प्लेनेट कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्लू प्लेनेट कहते हैं। अब जैसे ये सूर्य है, ये सूर्य है, सूर्य से ये पूरे 8 ग्रह जो हैं, पूरे 8 ग्रह कौन कौन से? मरकरी, वीनस, देखिए इसकी ट्रिक बता देता हूं मैं आपको। माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व अस नट्स। ठीक है, तो ये ट्रिक है पृथ्वी से दूरी के क्रम में ग्रहों की। एम, वी, ई अर्थ, है ना, और एम, फिर जुपिटर और सैटर्न, ये जुपिटर हो गया, और सर्व, और यूरेनस और नेपच्यून। ये ट्रिक हो गई, आपको याद रखना है। ठीक है, तो ब्लू प्लेनेट किस लिए कहा जाता है? बेसिक सा सवाल है 6 का, क्योंकि पानी की मात्रा अधिक है। पानी की उपलब्धता, पानी की उपलब्धता अधिक होने की वजह से नीला ग्रह क्यों दिखता है? पानी की उपलब्धता अधिक होने की वजह से ये नीला दिखाई देता है पृथ्वी। समझ गए? चलो, ध्यान रखेंगे इसको, बी आंसर है इसका। आगे अगला देखो। ये नहीं दिख रहा क्या आपको सारे? एक सेकंड रुकिए। हाँ, अब दिख रहा है। ठीक है। एट विच लैटिट्यूड इज द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लोकेटेड? किस लैटिट्यूड पर, किस अक्षांश पर कर्क रेखा है? तो भाई ये देखो, ये और ये आपका हो गया भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा, इसे हम 0 डिग्री लाइन कहते हैं। इसके बाद है कर्क रेखा, कर्क रेखा, ये कौन सी लाइन है बताओ भाई? 23.5 डिग्री नॉर्थ वाली लाइन है। ठीक है, तो कर्क रेखा किस लेटीट्यूड पर है? 23.5 डिग्री नॉर्थ पर है, तो आंसर हो जाएगा 23.5 डिग्री नॉर्थ। ठीक है भाई, चलो याद रखेंगे इसको। आगे
तीसरा प्रश्न, थर्ड क्वेश्चन है, पृथ्वी पर दिन और रात किस गति के कारण होते हैं? रिवॉल्यूशन की वजह से, रोटेशन की वजह से, झुकाव की वजह से और ऑर्बिटल ड्रिफ्ट की वजह से। तो भाई देखो, ये जो पृथ्वी है ये अपने एक्सिस पर नॉर्थ साउथ यानी अपने एक्सिस पर वेस्ट टू ईस्ट, वेस्ट से ईस्ट ऐसे घूमती है। इसकी वजह से पृथ्वी पर होते हैं दिन और रात। तो पृथ्वी पर दिन और रात होने का वजह क्या है? अगर आपने क्लास नहीं देखी है तो क्लास देख लीजिए, उसमें पूरा डायग्राम के साथ समझाया है मैंने। तो पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं अर्थ की रोटेशन के चक्कर में। ठीक है, अर्थ जो रोटेट करता है अपने ही एक्सिस पर, अपने अक्ष पर, इसकी वजह से होते हैं दिन और रात। तो जैसे ये ये सूर्य है, तो सूर्य के सामने पृथ्वी का जो हिस्सा आएगा वहां दिन हो जाएगा, और जो हिस्सा पीछे आएगा सूर्य के, पृथ्वी के पीछे का हिस्सा जहां पर अंधेरा होगा तो वहां रात हो जाएगी। लेकिन पृथ्वी ऐसे वेस्ट टू ईस्ट घूम रही है, तो ये हिस्सा इधर आ जाएगा, ये इधर पहुंच जाएगा, तो इधर दिन हो जाएगा, फिर इधर रात हो जाएगी। तो दिन और रात किस लिए होते हैं? रोटेशन की वजह से होते हैं। जबकि रिवॉल्यूशन की वजह से क्या होता है? ऋतु परिवर्तन होता है, सीजन चेंज होते हैं। सीजन चेंज, सीजन चेंज होते हैं, अर्थ पर ऋतुओं का परिवर्तन देखने को मिलता है। ठीक, तो बी आंसर इसका सही हो जाएगा। आगे देखें, ठीक है, आगे, ग्रीनविच मीन टाइम इज रिलेटेड टू विच कंट्री? जो जीएमटी लाइन है, ग्रीनविच मीन टाइम, किस कंट्री से रिलेटेड है? तो भाई देखो, ये अर्थ, यहां पे जो 0 डिग्री, 0 डिग्री देशांतर रेखा है, 0 डिग्री देशांतर रेखा, इसी को हम कहते हैं GMT, ग्रीनविच मीन टाइम, या इसी को कहते हैं इंटरनेशनल टाइमलाइन, इंटरनेशनल टाइमलाइन, और प्राइम मेरिडियन भी कहते हैं इसको, प्राइम मेरिडियन। तो ये जो 0 डिग्री वाली लाइन है ये कहां से गुजारी है? ये यूके से गुजरी है। यूके में कहां से? लंदन। यूके में कहां से गुजरी है? लंदन। लंदन में एक जगह है जिसको हम कहते हैं रॉयल ऑब्जर्वेटरी, रॉयल ऑब्जर्वेटरी लंदन, वहां से गुजरी है ये लाइन। तो जीएमटी से क्या संबंधित है? यूके, यूनाइटेड किंगडम, यानी कि लंदन। आगे देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इसेंशियल एलिमेंट ऑफ मैप? मैप का सबसे जरूरी आवश्यक तत्व क्या नहीं है? तो दिशा होनी चाहिए मैप में, स्केल होनी चाहिए, प्रतीक सिंबल भी होने चाहिए। बिना सिंबल के हमें पता नहीं लगेगा कहाँ पे पहाड़ हैं, कहाँ पे मिनरल्स हैं, कहाँ पर ट्राइब पाई जाती हैं, कहाँ पे फॉरेस्ट है, ये हमें पता कैसे लगेगा? सिंबल से। हाँ, मैप के लिए लैटिट्यूड का होना आवश्यक नहीं है, मैप के लिए लैटिट्यूड का होना आवश्यक नहीं है। तो आंसर हो जाएगा क्या? टी, यानी कि अक्षांश। ठीक, ध्यान रखेंगे इसको। आगे, क्वेश्चन क्या है ये एक बार देख लें। लिथोस्फेयर किससे बनी होती है? लिथोस्फेयर किससे बनी होती है? तो देखो क्या कह रहा है, लिथोस्फेयर मेनली कंसिस्ट ऑफ वाटर, एयर, सॉलिड रॉक्स या गैस? तो लिथोस्फेयर का मतलब क्या है? लिथोस्फेयर का मतलब है स्थल मंडल, स्थल मंडल, यानी कि जमीन। क्या है? जमीन। तो जमीन किससे बनी होती है? तो जमीन में तो होती हैं ठोस चट्टानें,
ठोस चट्टाने, मिट्टी, ये सब होती हैं सॉलिड रॉक्स जमीन पे। भाई पानी से जमीन क्यों बनेगी, फिर उसे जमीन ही क्यों कहेंगे, फिर तो उसको ओशियन कहने लगेंगे, सागर कहने लगेंगे उसको। ठीक है, तो आंसर इसका हो जाएगा सी, सॉलिड रॉक्स। आगे देखो, भारत किस गोलार्ध में स्थित है, इंडिया किस गोलार्ध में स्थित है, तो एक बार यहां देख लो, ये अर्थ है और ये 0 डिग्री, इतना हिस्सा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, इतना हिस्सा साउदर्न हेमिस्फीयर, और ये है 0 डिग्री वाली देशांतर रेखा, ये है 0 डिग्री देशांतर, और यहाँ पे है 23.5 डिग्री नॉर्थ कर्क रेखा। इंडिया कुछ इधर है, ठीक है, कहां पर है, इंडिया इधर, यानी कि भारत के बीचों बीच से जो लाइन गुजरती है वो कर्क रेखा है। तो देखो, इतना हिस्सा उत्तरी गोलार्ध और इतना दक्षिणी गोलार्ध, तो भारत किस गोलार्ध में स्थित है, उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध। तो यहां देखो, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर ये, सदर्न हेमिस्फीयर ये, और ये आपका हो गया क्या, ये ईस्टर्न हेमिस्फीयर, और ये वाला वेस्टर्न हेमिस्फीयर। तो एक तो इधर से देखें तो ईस्टर्न, और इधर से देखें तो जो है नॉर्दर्न, तो नॉर्दर्न और ईस्टर्न हेमिस्फीयर, ये नॉर्दर्न और ईस्टर्न हेमिस्फीयर में स्थित है भारत। ठीक, ध्यान रहेंगे। एक सेकंड, जल चक्र में बाष्पीकरण किसके कारण होता है, जो वाटर साइकिल है उसमें इवोपरेशन किसकी वजह से होता है, तो चंद्रमा की वजह से, सूर्य की वजह से, वायु की वजह से, बादल की वजह से, तो सन की वजह से होता है इवोपरेशन। ठीक है, बाष्पीकरण इसकी वजह से होता है, सूर्य की वजह से, और फिर यही बारिश की बूंदें बनकर बरस जाता है। ये ध्यान रखेंगे आप। अगला, उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन मुख्यतः कहाँ पाए जाते हैं, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आर मेनली फाउंड नियर, तो कहाँ पाए जाते हैं, ध्रुव के पास, ये इमेज देख लो, ये नॉर्थ पोल है, उत्तरी ध्रुव, और ये दक्षिणी ध्रुव है, साउदर्न पोल। तो क्या ध्रुव के पास पाए जाते हैं, गलत। कर्क रेखा के पास पाए जाते हैं, यहाँ पे गलत। भूमध्य रेखा, बिल्कुल सही, 0 डिग्री। तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, क्योंकि देखो इस जोन को कहते हैं हम ट्रॉपिकल। ठीक, ठीक, तो यहाँ पे पाए जाते हैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन यहाँ पे पाए जाते हैं इक्वेटर के पास। क्यों, क्योंकि सूर्य की रोशनी सबसे तेज यहाँ पड़ती है, और ये सबसे गर्म स्थान होता है, तो बारिश भी बहुत होती है यहाँ पे। मानव बस्ती का सबसे पुराना रूप कौन सा है, अर्बन, रूरल, या इंडस्ट्रियल, या मेट्रोपॉलिटन। मानव बस्ती का सबसे पुराना, तो भैया पुराना मानव बस्ती तो गांव है, रूरल ही सबसे पुराना वो जगह है जहां लोग रहा करते थे। परिवहन का सबसे सस्ता साधन कौन सा है, सड़क, रेल, वायु, जल। तो देखो, सड़क, रेल, वायु, जल में अगर सस्ते की बात करें तो जल परिवहन सबसे सस्ता है, लेकिन वही बात, इसमें समय ज्यादा लगता है। ठीक है, जल परिवहन सबसे सस्ता है। उष्णकटिबंधीय घास भूमि को क्या कहा जाता है, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स आर नोन एज प्रेयरीज, स्टेपीज, और सवाना या टुंड्रा। तो सवाना कहते हैं, उष्ण कटिबंधीय जो ग्रासलैंड है उसको क्या कहते हैं, सवाना ग्रासलैंड कहा जाता है। सहारा मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है, सहारा मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है, एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, या साउथ अमेरिका। तो अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है सहारा। ठीक, डिजर्ट। मरुस्थलीय क्षेत्रों में जनसंख्या कम होने का मुख्य कारण क्या है,
तो अधिक वर्षा या उपजाऊ मिट्टी या जल की कमी या ठंडा मौसम। तो मरुस्थलीय क्षेत्रों में जनसंख्या कम क्यों होती है? क्योंकि पानी नहीं मिलता वहां पे, और पानी जीवन जीने के लिए बहुत जरूरी है। इसलिए जल की कमी की वजह से मरुस्थलीय क्षेत्रों में, डिजर्ट एरिया में पॉपुलेशन कम होती है। मेजर एग्जाम्पल ऑफ सब ट्रॉपिकल रीजन इज, सब ट्रॉपिकल उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र का प्रमुख उदाहरण क्या है? अमेजन बेसिन, सहारा मरुस्थल, गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदान। ये आपके सब ट्रॉपिकल रीजन का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदान जो प्लेट्यू है, प्लेन एरियाज है। मानचित्र पर ऊंचाई और गहराई दिखाने के लिए किस रंग का प्रयोग होता है? तो लाल और नीला, हरा और पीला, विभिन्न रंगों की छाया, काला और सफेद, डिफरेंट शेड्स ऑफ कलर्स, अलग अलग कलर्स का हम इस्तेमाल करते हैं। याद रहेगा, हम अलग अलग कलर का इस्तेमाल करते हैं। और देखो, वायुमंडल में नाइट्रोजन का प्रतिशत लगभग कितना है? जो एटमॉस्फेयर है हमारा, उसमें जो डिफरेंट डिफरेंट गैसेस पाई जाती हैं, उनमें नाइट्रोजन का परसेंटेज कितना है? नाइट्रोजन कितने परसेंट मात्रा में अवेलेबल रहती है? तो 78% नाइट्रोजन उपस्थित रहती है। कितने? 78% नाइट्रोजन। अब कमेंट करके बताओ ऑक्सीजन कितने परसेंट है जो हमारे लिए जरूरी है? एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन कितने प्रतिशत पाई जाती है? सभी लोग कमेंट करके बताइए, खासकर स्टूडेंट जो क्लास में पढ़ रहे हैं अभी। ठीक है, सभी लोग बताएंगे। पृथ्वी के बदलते रूप में अपक्षय का मीनिंग क्या है? वेदरिंग का मीनिंग क्या है? तो वेदरिंग का मीनिंग है चट्टानों का टूटना। जब चट्टानें टूटती हैं उसे कहते हैं अपक्षय, वेदरिंग। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। वॉल्केनोज आर मेनली रिलेटेड टू विच लेयर? पृथ्वी की जो है लेयर होती हैं, 3 लेयर होती हैं पृथ्वी की। ये देखो, ये 3 लेयर होती हैं, क्रस्ट, मेंटल और कोर। ये 3 लेयर होती हैं पृथ्वी की। तो जो वॉल्केनो है, ज्वालामुखी, ये किस लेयर में है, किस लेयर से संबंधित है? तो क्रस्ट से रिलेटेड है। यहीं पे ज्वालामुखी विस्फोट होता है। नीचे तो लावा है, ज्वालामुखी विस्फोट होता है यहाँ, तो क्रस्ट से रिलेटेड हो गया ये। ठीक है, याद रखेंगे इसको। आगे, पृथ्वी की सबसे भीतरी परत कौन सी होती है? तो अभी मैंने बात की डायग्राम में, पृथ्वी की सबसे भीतरी परत होती है आंतरिक कोर। अब जैसे ये कोर है, ये अब ये कोर है, तो कोर को भी हम 2 कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं। ये आंतरिक कोर, अंदर वाली आंतरिक, और ये बाहरी, बाहरी कोर। तो सबसे अंदर की लेयर कौन सी हो गई? इनर कोर जो है सबसे अंदर की लेयर हो जाती है। ठीक है भाई, याद रखेंगे, इनर कोर सबसे अंदर की लेयर है। उसके बाद ये हमने बात करी ली। ठीक है दोस्त, तो ये हमने डिस्कस किए बेसिक क्वेश्चन। आई होप चीजें क्लियर हैं। यहां तक कोई डाउट है तो आप बता सकते हैं। बाकी यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिए, यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिए। यहाँ पे आपकी प्रॉपर क्लासेस चल रही हैं। देखिए, मैं बताऊं आपको, सीटेट 2026 को ध्यान में रखते हुए, सीटेट 2026 को ध्यान में रखते हुए, और आपका एग्जाम है, अभी तक के हिसाब से एग्जाम है आपका 8 फरवरी को। एग्जाम कब है? 8 फरवरी को है आपका। और सीटेट एसएसटी को लेकर, एसएसटी जिसमें हिस्ट्री आता है आपका, एसएसटी में सिविक्स आता है और जियोग्राफी आता है। क्या आता है? जियोग्राफी। तो यहां देखेंगे आप, हिस्ट्री कंप्लीट हो चुका है यूट्यूब पर, कंप्लीट कंटेंट, यानी कि पूरी एनसीईआरटी पढ़ाई गई है, कंप्लीट कंटेंट अवेलेबल है यूट्यूब पर, वाईटी यूट्यूब पर। और सिविक्स का कंप्लीट कंटेंट अवेलेबल है
कंप्लीट कंटेंट पढ़ा दिया है यूट्यूब पर। ज्योग्राफी का 6th क्लास कंप्लीट है। इसके आगे 7th क्लास प्लस 8th क्लास के जो चैप्टर हैं वो रेगुलर मिलेंगे अब आपको, है ना, क्योंकि ये सब कंप्लीट हो गया है। तो अब ज्योग्राफी का 7th क्लास का ही शुरू हो रहा है। तो वो आप आज इस क्लास को देख लीजिए अच्छे से। इसमें 6th क्लास के एमसीक्यू, बेसिक एमसीक्यू बताए मैंने। कल 7th क्लास की एनसीईआरटी सीटेट के सिलेबस के अनुसार जो टॉपिक है उसके अकॉर्डिंग चलेगी क्लास। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। आपका कोई स्पेसिफिक डाउट है तो आप कमेंट करके हमें जरूर बताइए, उस चीज को हम क्लास में शामिल करेंगे। ठीक है, थैंक यू।